हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजीटी कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वाले यूनिट के अंदर आपने पढ़ा था आइडिया कैसे जनरेट करते हैं, और इस वाले यूनिट के अंदर हम लोग उस आइडिया को हकीकत में कन्वर्ट करने वाला है। जी हाँ, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और जब आपको बिजनेस स्टार्ट करना होगा ना बेटा, तो आपके पास एक चॉइस होगा कि आप अपने बिजनेस को लीगली कैसे रन करना चाहते हैं। कुछ 5 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको गवर्नमेंट द्वारा: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव एंड एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट नहीं पब्लिक कंपनी, जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। मतलब आपका जो बिजनेस एंटिटी होगा ना, उसका फॉर्म क्या हो गया? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कौन से फॉर्म में आप बिजनेस चलाना चाहोगे। अब ये बोरिंग नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपने राइट फॉर्म चूज किया तो फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपने कोई गलत फॉर्म चूज़ किया तो बेटा आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अगर मुझे कैफ़े बिजनेस ओपन करना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, वो मुझे तय करना है। जैसे अभी हमारा जो बीजीटी कॉमर्स क्लासेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहा है, सिंगल ओनरशिप में। इन फ्यूचर हम इसको कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? उसके कुछ रीजंस है। वो रीजंस आप जब इधर पढ़ेंगे ना, सारे एक एक करके सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपनी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप से कन्वर्ट करके कंपनी में ले जाऊंगा। तो हर एक बिजनेस के फॉर्म को अच्छे से समझना है, और यही हमारा देखो स्टार्टिंग है यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। इसके अंदर स्टार्टिंग ये हो रही है आपकी फर्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। लीगली हमारे पास, हम लोग प्राइवेट वाले हैं ना, हम लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। वैसे प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, लेकिन हम तो प्राइवेट सेक्टर वाले, हम तो प्राइवेट की बातें करेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5 फॉर्म्स अवेलेबल है। इन 5 में से मुझे चूज करना है कि मेरा बिजनेस लीगली कौन से फॉर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, मैंने बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर रखा है। आप क्या करेंगे? तुरंत फैसला नहीं लेना है, पहले सारे सीख लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। अगर हमें एक कैफे ओपन करना है तो उसके लिए पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल, एक अकेला व्यक्ति, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सिंगल ओनर को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। इसे काफ़ी लोग है ना वन मैन आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि एक अकेला बंदा ही काफ़ी है, सब कुछ वही मैनेज करता है, सब कुछ उसका है। ये समझ लो आपके ना बाजू की जितनी भी अपने छोटी मोटी दुकानें देखते हैं, जैसे मान लो पप्पू किराना स्टोर, और उन किराना स्टोर के अंदर आप पूछेंगे इन्वेस्टमेंट किसका है? पप्पू जी का। फाइनेंस किसका है? पप्पू जी का। कंट्रोल कौन कर रहा है, मैनेज कौन कर रहा है? पप्पू जी। एम्प्लॉइज रख सकते हैं, कभी लोन लेना हो तो लोन ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस तो उन अकेले का ही कहलाएगा। लीगली ओनरशिप उन्हीं की कहलाएगी कि भाई ये अकेले ही ओनर है उस बिजनेस के। तो सोल प्रोप्राइटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बहुत ही पुराना, बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप है बेटा, अकेला ओनर है, एक ही ओनर है, कोई 2, 3, 5 पार्टनर नहीं है, अकेला ओनर है, पूरा 100% ओनरशिप उस एक व्यक्ति का ही है। सेकेंड है मैनेजमेंट भी पूरा उसी का। हमने जो कह दिया सो कह दिया, हम ही मालिक है। हम वर्कर्स रख सकते हैं, हम लोग एम्प्लॉइज रख सकते हैं, लेकिन बिजनेस में चलेगा किसका? हमारा चलेगा। मेरे को किसी को पूछ करना नहीं है, मेरे को बताना है। आई विल डू इट, है ना। मैं मेरी मर्जी से, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी वाले किस्सा हो जाता है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी ऐसे हैं कि भाई आप किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो अपना खुद का बिजनेस ओपन करें, भले सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर बनना, लेकिन बिजनेस ओपन करना। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सिंगल ओनर है। दूसरा, अगर वो सिंगल है तो पूरा मैनेजमेंट भी उसी का, पूरा कंट्रोल भी उसी के हाथ में। फाइनेंसिंग की बात करें तो पैसा भी बेटा उसी को अरेंज करना है। हाँ, वो चाहिए तो लोन वगैरह ले सकता है, लेकिन किसी को ओनर नहीं बनाएगा। वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर रहा है कि किसी को ओनर बना देगा। लोन ले सकते हैं, लोन का इंटरेस्ट पे कर देंगे, लेकिन ओनरशिप उन्हीं की रहेगी। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आप और आपकी दुकान एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि पप्पू किराना स्टोर पप्पू जी की है, पप्पू और पप्पू के किराना स्टोर दोनों एक ही माने जाते हैं, अलग अलग नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नहीं है। दुकान का कुछ भी लफड़ा हुआ ओनर को पकड़ेंगे, ओनर का कुछ भी लफड़ा हुआ दुकान पे आएगा, दोनों एक ही माने जाते हैं ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। मान लो पप्पू जी ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे बिजनेस के अंदर, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया।
1-2 साल 3 साल उन्होंने बिजनेस चलाया, लेकिन कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि बहुत लॉसेस होते चले गए। अब लॉसेस इतने बढ़ चुके हैं कि उनके ऊपर 15 लाख का कर्जा हो चुका है। उन्होंने खुद ने तो 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, वो तो पूरा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। अब कर्जा कितना है? लायबिलिटी यानी कर्जा, किसी को पैसे देने के 15 लाख रुपए देने के, सब कुछ मिला करके, क्रेडिटर्स को, कुछ लाइट का बिल पेंडिंग है, कुछ एम्प्लॉयज़ के पगार पेंडिंग है, किसी से पैसा उधार लिया था वो देने का बाकी है, लोन लिया था वो पे करने का बाकी है। तो ऐसा करके सारा कर्जा 15 लाख का है। जबकि बिजनेस को बेचा तो जितना बिजनेस से पैसा मिला बेच करके, वो सिर्फ 8 लाख रुपए मिले। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपको 15 लाख की पूरी लायबिलिटी पे ऑफ करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको आपके पर्सनल एसेट क्यों ना सेल करने पड़े। अब बिजनेस में से तो मिला क्या? ये बिजनेस को बेचा जिसमें 10 लाख इन्वेस्ट किए थे। बेटा 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब बेचते हैं ना तो कम ही पैसे मिलते, क्योंकि फर्नीचर पुराना हो जाता है, मशीनें पुरानी हो जाती है, गुड्स के कोई कम पैसे देगा। तो इस 10 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किए थे उसके मुझे मिले कितने? 8 लाख। जबकि मुझे पे कितना करना है? 15 लाख। एक्स्ट्रा के जो भी पैसा कम पड़ रहा है, 7 लाख जो भी कम पड़ रहे हैं, वो पर्सनल गोल्ड बेच करके, सोने वाला चश्मा बेच करके भी पेमेंट देना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का। उसके बाद एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? सोल बेनिफिशियरी। आप अकेले ही है ना, तो सारा का सारा प्रॉफिट भी तो आपका होगा। 100% आपका प्रॉफिट है। अगर आपने 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, 10 करोड़ कमाया, पूरा आपका है। 100% ओनरशिप आपकी है, तो 100% प्रॉफिट भी आपका। बेटा यहाँ पे एक दूसरा भी बात होती है, प्रॉफिट में खुश हो रहे हो तो लॉस भी आप ही का होगा। 2 लाख का नुकसान हो या 10 लाख का नुकसान हो, आप अकेले ही बेयर करेंगे। तो अगर प्रॉफिट का बेनिफिशियरी आप हैं, तो लॉस के भी बेनिफिशियरी आप ही हैं। अकेले ही इंसान को सब झेलना है। अगेन एक फ़ायदा, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। स्टार्ट करना इजी है, बंद करना भी इजी है। आज मुझे लग रहा है कि यार एक कैफ़े बिजनेस ओपन करना चाहिए, बीजीटी कैफ़े खोल दिया। कल लग रहा है कि नहीं यार हमारा तो पढ़ाना ही ठीक था, बंद कर दिया। इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोज, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। फटाक से शुरू, फटाक से खत्म। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। बेटा मेरे अकेले का कैपिटल लिमिटेड है, मेरे अकेले की सोच, मैनेजरल पावर लिमिटेड होगा, तो हम बिज़नेस को बहुत ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। एक लिमिटेड एरिया में ही चल पाएगा, बस ये छोटे से एरिया में, हमारे एरिया में चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपांशन नहीं हो पाएगा ये, है ना। कहाँ कहाँ सूटेबल है? जहाँ कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, छोटे मोटे कैपिटल से 2-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख से अगर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, इतना फंड मुझे पता है मैं खुद ही अरेंज कर सकता हूँ, तो सोल प्रॉपर्टर ठीक है। जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी हो, हमारे सीक्रेट हम किसी को नहीं बताते। आज बीजीटी कॉमर्स क्लासेस इतनी सक्सेसफुल है, उसके सीक्रेट हमें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, हम ही ओनर है, हम क्यों बताएं? कोई पार्टनर हो तो पूछेगा ना कि भाई बता अपने सीक्रेट्स, नहीं बताने हमें। मार्केट इज लोकल, लोकल मार्केट में हम लोग डील करते हैं, तो सोल प्रॉपर्टर ठीक रहता है। आर्टिस्टिक नेचर के गुड्स है। आर्टिस्टिक, मैं खुद ही एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद ही आर्ट बनाता हूँ, मेरा ही सब कुछ चलता है, मैं बेच देता हूँ। क्विक डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर क्विक डिसीजन चाहिए, मेरे को किसी को पूछने के लिए टाइम खोटी नहीं करना है, मैंने सोच लिया, बात खत्म। और जहाँ वेंचर यानी कि आपके बिजनेस का साइज क्या है, छोटा, वहाँ पे सोल प्रॉपर्टर सूटेबल रहते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो ज़्यादा फंड्स चाहिए होंगे, ज़्यादा लोग की रिक्वायरमेंट होगी, एक से भले दो, जय और वीरू की जोड़ी। और अगर जय और वीरू वाली जोड़ी करनी है तो बेटा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर के बाद दूसरा ऑप्शन पार्टनरशिप, एक से भले दो लोग। यहां पर जब मैं सिंगल था तो मेरे पास लिमिटेड कैपिटल था, मेरी लिमिटेड मैनेजरल कैपेबिलिटी थी। मैं अगर प्रोडक्शन मैनेज कर पा रहा हूं तो सेल्स मैनेज नहीं कर पा रहा, सेल्स मैनेज करता था तो प्रोडक्शन मैनेज नहीं कर पाता था। एक मैनेज करने की कैपेसिटी भी तो होती है ना, और कंटिन्यूटी भी लिमिटेड। तो इन सब का जो ड्रॉबैक है, सोल प्रोप्राइटर का जो ड्रॉबैक है, उसके फायदे हमें मिलते हैं पार्टनरशिप में। आपका लिमिटेड कैपिटल बढ़ सकता है, क्योंकि मेरे 10 लाख, मेरे पार्टनर के 10 लाख मिला करके 20 लाख हो गए। मैं प्रोडक्शन देख रहा हूँ, पार्टनर सेल्स देख रहा है, दोनों काम हो गया। तो ये होता है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में देखो क्या है, एक एसोसिएशन है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का, जो को ओनर्स हैं। ओनरशिप दोनों की है बेटा, बिजनेस में को ओनर्स है, और हम लोग साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे।
मतलब कुछ फ़ायदा हुआ तो भी दोनों में बटेगा, अगर कोई नुकसान हुआ तो भी दोनों में बटेगा। अब एक बात याद रखना, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो अग्रीमेंट होता है दो पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में, वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। लेकिन आप बताइए कौन सा सही? ओरल पार्टनरशिप कैसे होती है? चलना भाई कैफे खोलते हैं यार, कब से इच्छा है अपन दोनों मिल करके, मैं 10 लाख तू 10 लाख, चलना बिजनेस करते हैं। ये ओरल पार्टनरशिप हो गई भाई, 50-50 कर लेंगे, ओरली हमने कुछ डिसाइड कर लिया और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बट अगर कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो, इसीलिए रिटर्न अग्रीमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। भाई रिटर्न अग्रीमेंट करा दो, कोई लफड़ा ही नहीं। अगर बाद में कुछ भी लोचा हुआ, कुछ भी लफड़ा हुआ तो हम लोग कोर्ट पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। वैसे तो पार्टनर के सामने क्या ही केस करना, लेकिन कभी हो जाता है यार, जहाँ पैसा आता है वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी रहते हैं। अभी जब तक सब सही है, लेकिन कभी झगड़ा हो गया तो क्या करोगे? तो इसलिए रिटर्न अग्रीमेंट करवाना बहुत ही सही रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पहला, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, क्योंकि 2 से ज़्यादा होंगे या 2 लोग होंगे तो ही पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर एक ही जना है तो फिर सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। तो 2 जने तो चाहिए मिनिमम। क्या माइनर को एडमिट कर सकते पार्टनरशिप में? माइनर शादी नहीं कर सकता, लेकिन माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो एज अ होल पार्टनर नहीं होगा, मतलब उसको सिर्फ एज अ बेनिफिट देंगे रनिंग बिजनेस का। इसमें कई बार कैसा होता है, जैसे कोई मेजर पार्टनर है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको एज अ माइनर पार्टनर एडमिट कर लिया जाता है और सिर्फ बेनिफिट देते हैं उनको। मतलब लॉस में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो उसमें उनका हिस्सा होगा, लेकिन लॉस होगा तो उसमें उनका हिस्सा नहीं होगा। तो माइनर को पार्टनर बनाना है तो माइनर को सिर्फ बेनिफिट दिया जाएंगे, लॉस उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो बैंकिंग बिजनेस में जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट होती है वो क्या होती है? कम होती है, 10 ही होती है। और जो दूसरे बिजनेसेस है उसमें 20 होती है, लेकिन अब ये लिमिट चेंज कर दी गई है। तो अभी जो नया कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग तो 100, फिर नया रूल आया था भाई 50 पार्टनर हो सकते हैं, 50। तो अभी के लिए आप 50 समझो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसका मिसलेनियस रूल 2014, उसमें लिखा था कि भाई मैक्स 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये 50 पार्टनर्स। वैसे पार्टनरशिप एक्ट जो लिखा था 1932 का, उसमें तो 20 लिखा है कि भाई मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन अभी लिमिट बदल गई है, 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। तो 50 लोग मिल करके भी एक बिजनेस खोल सकते हैं, या 2 नहीं समझते 50 कैसे चलाएंगे। चलो अग्रीमेंट मैंने आपको बताया 2 तरीके के हो सकते हैं। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन कौन सा ज़्यादा एक्सेप्टेबल है? कौन सा एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्ट तो ऐसे दोनों ही है, ओरल भी एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि ओरल करेंगे तो कुछ दिक्कत है, लेकिन रिटर्न होगा तो ज़्यादा अच्छा है। एडवाइसेबल क्या? अगर किसी को एडवाइस देनी होगी तो क्या दोगे? भाई रिटर्न करवा लो, कोई भी आगे जाकर के डिस्प्यूट हुआ, कोई झगड़े हुए, मतभेद हुआ तो सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाएगा अगर रिटर्न अग्रीमेंट होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो रिटर्न में कर लेने का, ओरल अग्रीमेंट नहीं करने का। मेरी तो एडवाइस यही है। प्रॉफिट शेयरिंग, आप पहले से प्रॉफिट शेयरिंग तय कर लो, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, 50-50 रहेगा, 60-40 रहेगा, 70-30 रहेगा, किस तरीके का रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट जिस रेशियो में बटेगा उसी रेशियो में लॉस भी बटेगा। अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी फिर 50-50 होगा, लॉस भी 60-40 होगा। जैसा प्रॉफिट शेयरिंग होगा वैसा ही लॉस शेयरिंग भी होगा। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर के अंदर अपन ने देखा अनलिमिटेड लायबिलिटी एक ड्रॉबैक है, इसके अंदर भी सेम है। अनलिमिटेड लायबिलिटी एक ड्रॉबैक है बेटा आपका। अगर फर्म को नुकसान हुआ, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको आपकी पर्सनल असेट को बेच करके भी क्रेडिटर्स को, लोन वालों को, सबको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने आपको पप्पू जी का एग्जाम्पल दिया था, जिनके बिजनेस को बेच के 8 लाख मिले, लेकिन पप्पू जी को सामने 15 लाख देने के तो 7 लाख घर के देने पड़ेंगे। सेम इस पर भी अप्लीकेबल है। इंडिविजुअली भी आपको देना पड़ेगा, कलेक्टिवली। कलेक्टिव मतलब कि सबको मिला करके, जितने ही पार्टनर है, 5 पार्टनर है तो 5 पार्टनर को मिला करके पूरा कर्जा खत्म करना पड़ेगा। और 5 में से मान लो 4 भाग गए तो उस अकेले को भी पकड़ के बोलेंगे भाई तू भर, छोड़ेंगे नहीं, पूरा पैसा लेके रहेंगे क्रेडिटर्स लोग, क्योंकि लीगली आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इसके अंदर। इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पर कोई भी पार्टनर एक्ट कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है, और उसके अकेले का डिसीजन पूरी फर्म का डिसीजन माना जाएगा। तो पार्टनर के पास इतना अथॉरिटी कि वो फर्म के बिहाफ पर कोई भी परचेसिंग कर सके, सेलिंग कर सके, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके, है ना। अथॉरिटी रहता है, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी है। एंड यही उसका कनेक्टिंग पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस जो है दिट इज कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सब मिल करके इस बिजनेस को संभालते हैं, या तो कोई भी उनमें से एक या दो सबके बिहाफ पर क्या कर सकता है, बिजनेस को संभाल सकता है। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके बिहाफ पर एक अकेला बंदा भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो हर पार्टनर यहां पर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होता है अदर पार्टनर का। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि अगर मैंने कुछ किया तो आप सब मेरे एक्ट में बाइंड हो गए, और अगर आपने कुछ किया तो हम बाकी के पार्टनर्स भी आप में शामिल हो गए। मतलब एक का कांड हम सबको ले डूबेगा, एक ने कुछ गलत किया तो उसमें हम भी थे, हम भी शामिल थे, ऐसा माना जाएगा। ईच पार्टनर इज लाइबल फॉर एक्ट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर एंड ईच पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर्स। मैंने कुछ कांड किया, ऑटोमेटिकली तुम लोग भी मेरे उस कांड में शामिल हो गए। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी, है ना भाई, क्राइम में साथ में थे, है ना, मैं तेरा दोस्त है मतलब तूने भी किया है, बात खत्म। 7th है अटमोस्ट गुड फेथ। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पार्टनरशिप ना ऑनेस्टी के बिना चलती नहीं है। आप एक दूसरे पे म्यूचुअल फेथ रखते हो तभी कॉन्फिडेंस रहता है बेटा, अपने को कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। देखो पार्टनरशिप तभी हो पाती है जब आपको ट्रस्ट हो, जब आपको फेथ हो। अगर आपके फेथ ही नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर तो आप कभी पार्टनरशिप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको फेथ होना चाहिए आपके पार्टनर पर। ठीक है, फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही आप किसी को भी अपने हिस्सा बेच करके किसी और को पार्टनर नहीं बना सकते। कल को मैं किसी गुंडे उंडे को ले आऊं तो आपसे अपूर्ण पार्टनर है, नहीं चलेगा। मैं बिना नोटिस दिए, बिना सबकी मर्जी के मैं किसी भी पार्टनर को और इंक्लूड नहीं कर सकता, या किसी को निकाल नहीं सकता, या मैं खुद निकल करके किसी और को नहीं ला सकता। ऐसा सब नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन होता है ना। शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको करना भी है तो सबका कंसेंट लेना पड़ता है, सबकी मंजूरी लेनी पड़ती है। बिना कंसेंट के किसी को लेकर के आना, किसी को निकाल देना, ये सब नहीं होता है। कंटिन्यूटी, चले तो चले, नहीं तो गया, है ना। कोई रिटायर हो गया, पार्टनरशिप खत्म। किसी पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप खत्म। कोई पार्टनर बैंकक्रप्ट हो गया, पार्टनरशिप खत्म। कोई पार्टनर पागल हो गया, पार्टनरशिप खत्म, है ना। तो ये था पार्टनरशिप बिजनेस। कब सूटेबल है, जब पैसे या मैनेजरल कैपेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, मैनेजमेंट ज़्यादा चाहिए, और जब आपका मीडियम स्केल तक का विचार है, भाई छोटे स्केल से थोड़ा और मीडियम स्केल तक जाना आपको पसंद है ना। और डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए, भाई एम्प्लॉइज के थ्रू कांटेक्ट नहीं चाहिए हमें, ओनर्स के थ्रू कांटेक्ट चाहिए डायरेक्ट कस्टमर के साथ, तो ये करवाना चाहिए। अब देखो एक इन्होंने लिखा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर नहीं करवाया, आपने अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर नहीं करवाया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। अब देखो एक बात समझ लो, ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है सोलली मेरा चॉइस है, हमारे पार्टनर्स का चॉइस है। हमको नहीं रजिस्टर करवाना, हमको धंधा करना है पार्टनरशिप में, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। भैया मत करवाओ, लीगली कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन करवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, अगर आपका नॉन रजिस्ट्रेशन है, आपका बिजनेस पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो बेटा आप कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते। फिर तो देखो, अ पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट इन एनी कोर्ट। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं सकते, है ना, ये खत्म हो जाएगा, कोर्ट में जा ही नहीं पाओगे। अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन एनी कोर्ट। अगर कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और उसके बिहाफ पर आप थर्ड पार्टी के सामने भी केस नहीं कर सकते कि भाई ये थर्ड पार्टी के साथ हमारी पार्टनरशिप बिजनेस का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, अब थर्ड पार्टी ने चीटिंग किया है, वो हमारे पैसे नहीं दे रही है। कोर्ट पहले ही पूछेगा, हाँ भैया आप कौन? सर हम लोग 3 पार्टनर, कोई डीड वीड बनाया था, कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पार्टनरशिप का? सर वो तो नहीं है, चलो दफाओ यहाँ से, निकलो, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो फिर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ। कोई भी थर्ड पार्टी के सामने हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे कि भाई हमारा पैसा दो, हम लोग सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, है ना। अपन को ही देखना है फिर तो, जो देखना है। अब एक डीड बनती है, डीड मतलब कि एक अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होती है, जिसपे स्टैम्प पेपर पे सब लिखान लिखवाते हैं, अग्रीमेंट करवाते हैं, और उस अग्रीमेंट के अंदर, उस अग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है? उसके अंदर फर्म का नाम, बिजनेस का नाम, पार्टनर्स के नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस,
कितना पैसा किसने कंट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, अगर किसी पार्टनर ने लोन वगैरह दिया तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना होगा, हर पार्टनर कितना कितना ड्राइंग्स कर सकता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है हर महीने कितने पैसे निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, है ना, कितना अलाउड है। अगर कोई ज़्यादा निकालता है कोई कम निकालता है तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रख दो। सैलरी किसी पार्टनर को देनी है क्या, किसी पार्टनर को कमीशन देना है क्या, अगर कोई सेल्स अच्छा करता है या कोई पूरा दिन बिजनेस संभाल रहा है तो क्या उसको सैलरी दे सकते हैं। हर पार्टनर की ड्यूटीज पावर क्या होगी, अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे, उसकी ऑडिटिंग कैसे होगी। एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पर अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है, कोई 4 पार्टनर में से एक रिटायर होना चाहता है तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे, है ना। आर्बिट्रेशन, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, उस डिस्प्यूट को खत्म कैसे करेंगे। अगर पार्टनर्स इनसॉल्वेंट हो गए तो उस टाइम पे क्या अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डीट के अंदर लिखी जाती है। वैसा नहीं कि सारे पॉइंट कवर करने ही होते हैं, बट अगर ये सारे पॉइंट आपने डीट के अंदर एग्रीमेंट के अंदर कवर किए तो बहुत अच्छा है। ये एग्रीमेंट ऐसा समझ लो जैसे रेंटल एग्रीमेंट नहीं होता, जैसे अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लिए तो रेंट एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, उसी तरीके से अगर हम लोग 2-3 जने मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है जिसके अंदर ये सारे क्लॉज लिखे होने चाहिए, जिससे आगे जा करके कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, और होगा तो इस रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अब ये एक कंपनी है, कंपनी अगर मैं बनाना चाहता हूँ, मेरी जैसे मैंने कहा था आपको मैं बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को इन फ्यूचर एक कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो कंपनी में कन्वर्ट करने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। देखो फ़ायदा ये है कि जो टोटल कैपिटल होगा वो पहली बात तो शेयर्स में डिवाइड हो जाता है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। अगर मेरा टोटल कैपिटल है ना तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ये अलग अलग शेयर्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लो 20 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था तो मैंने पार्टनरशिप में क्या था, जय ने 10 लाख निकाले, वीरू ने 10 लाख निकाले। लेकिन यहाँ पर अगर 20 लाख का कैपिटल है तो कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, ऐसे छोटी छोटी अमाउंट करके भी बहुत सारे लोगों के पास से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और करोड़ों रुपए तक भी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देना, जिसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर मैं बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं फिर आपको भी कह सकता हूँ कि बेटा एक काम करो, आप लोग 10% बीजीटी के शेयर्स खरीद लो, 10% ओनरशिप आपकी हो जाएगी। अगर 1 करोड़ की हमारी कंपनी है, अगर 1 CR की हमारी कंपनी है तो उसका 10% आप ले लो और हमें 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए दे दो। तो आप हमें 10 लाख रुपए दे देंगे, हम आपको 10% ऑफ बीजीटी की ओनरशिप दे देंगे। इन फ्यूचर बीजीटी जितना भी बड़ा बन जाता है 10% आपका, प्रॉफिट का भी 10% आपका रहेगा, ओनरशिप भी 10% आपकी रहेगी, है ना। तो इस शेयर्स में अच्छा इसमें क्या होगा, किसी को 2% शेयर्स दे दिए, किसी को 1% शेयर्स दे दिए, किसी को 3% दे दिए, किसी को 0.1% शेयर्स दे दिए, और ऐसा कर करके मैंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया और बड़े लेवल पे एक्सपांशन कर सकते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर बिजनेस को कुछ होता है तो आपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है सिर्फ वो गया। जैसे हमने आपसे 10 लाख रुपए लिए, अगर नुकसान होता है तो आपके 10 लाख गए, आपको अलग से पर्सनल असेट्स बेच करके सारा लॉस क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से। अगर आपकी इच्छा होती है वॉलंटरीली, अगर आप लोग मेरे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आप लोग बीजीटी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप लोग की छूट है बेटा, आप आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं आपको जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, मैंने आपको कोई गन पॉइंट पे तो बोला नहीं ना, चलो बेटा शेयर्स खरीदो बीजीटी के, नहीं ना, ऐसा कुछ होगा नहीं। हम लोग वॉलंटरीली, भाई आपकी इच्छा है तो आप इन्वेस्ट करिए, 10% कंपनी आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 लोग चाहिए जो वॉलंटरीली कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए मिनिमम, अगर पब्लिक कंपनी करनी है। अब देखो प्राइवेट और पब्लिक में फ़र्क क्या होता है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स प्राइवेट तक ही रख सकती है, 50, 100, 200 लोग तक हम लोग कंपनी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पब्लिक कंपनी करनी है तो पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड, पूरे इंडिया को आप लोग शेयर होल्डर बना दो, पूरे इंडिया से पैसे ले लो 100, 200 रुपये करके, तो भी कितने करोड़ों का फंड इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके फिर शेयर इशू करके उसको NSE, BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करवानी पड़ती है,
है ना, और वहाँ से फिर शेयर्स की ट्रेडिंग भी हो सकती है, बाइंग सेलिंग वहाँ से भी हो सकती है आपके शेयर्स की। जैसे रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, जनरल पब्लिक के पास, काफ़ी सारे लोग के पास उसके शेयर्स अवेलेबल है। हाँ, 50 से ज़्यादा % के शेयर अंबानी फैमिली के पास है, बाकी के शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है। तो उसकी ट्रेडिंग होती है, जो बाकी के शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है वो आप लोग खरीद सकते हो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन अभी जो मैं बीजीटी की बात कर रहा हूँ, तो मैं बीजीटी को डायरेक्ट पब्लिक कंपनी की बनाने की बात नहीं कर रहा। हम लोग पहले प्राइवेट रखेंगे, हम लोग 10, 20, 50 लोग तक अपन रखेंगे, 50 मेंबर बना देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके शेयर्स मार्केट में लॉन्च करेंगे बाद में। फिर बाद में हम लोग हमारी कंपनी को पब्लिक कंपनी बना देंगे। जैसे अभी PW ने पब्लिक कर दिया, उन्होंने शेयर्स को पब्लिकली सेल किया और 3,500 करोड़ वगैरह उन्होंने पैसे रेज कर लिए। फिर बाद में हम लोग पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, जनरल पब्लिक को। तो अभी तो सिर्फ हम लोग अपन है ना 20-50 जन है, ज़्यादा नहीं। हाँ, अभी हम लोग आपको 1-2%, 5% शेयर्स आपको दे देंगे। फिर हम लोग बाद में इसको पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे और पब्लिक से पैसा ले लेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन, हमारी जो कंपनी होगी वो लॉ के द्वारा क्रिएटेड होगी। जैसे आपके या मेरे होने ना होने से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बीजीटी कॉमर्स क्लासेस का एक अपना ही अस्तित्व होगा, एक अपनी पहचान होगी, एक अलग ही आइडेंटिटी होगी। लॉ के द्वारा बीजीटी कॉमर्स क्लासेस को एस्टैब्लिश किया गया है एज अ प्राइवेट कंपनी। अगर हमें चाहिए तो हम लोग शेयर्स बेच करके किसी और को दे सकते हैं। वो 10%, जैसे आपको किसी और को शेयर बेचने, आपने बेच दिया, आपने 10 लाख में खरीदे, आपने 12 लाख में किसी और को बेच दिए, अपने जूनियर को बेच दिए। आपका तो 12th हो गया, जूनियर्स इंस्पायर्ड है, बीजीटी के शेयर्स हम भी खरीदेंगे, आपने बीजीटी के शेयर्स उनको दे दिए, 12 लाख आपने ले लिए। अब वो कंपनी के 10% के मालिक है। देखो, बीजीटी कॉमर्स क्लासेस चलती जा रही है। पहले आप ओनर थे, अभी कोई और हो गया। अभी मैं भी ओनरशिप अपना कम कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे ह्यूमन बीइंग अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, वैसे हमारी कंपनी भी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा ही रजिस्टर्ड है। जैसे हमारा एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे हमारी कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, जिसको अपन कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें उसका बर्थ डेट होता है। जैसे हमारा बर्थ डेट होता है, हमारी आइडेंटिटी कार्ड में होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड में बर्थ डेट होता है, वैसे ही कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कंपनी का बर्थ है ना, ईयर, डेट वगैरह होती है। तो हमारी कंपनी की एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी, एक सेपरेट पहचान बनेगी, जिससे हम मेंबर्स और हमारी कंपनी अलग कहलाएगी। अब देखो, इसमें फ़ायदा क्या है कि अगर कंपनी का नुकसान है तो बेटा वो कंपनी का नुकसान है, वो मेंबर्स पे नहीं आता है। मेंबर्स पे नहीं आता इन द सेंस कि अगर नुकसान बहुत बढ़ जाए, बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि हम आपको फ़ोन करके बोलेंगे भैया और पैसा भिजवाओ। नहीं, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो गया, वो कंप्लीटली है ना, वॉश्ड ऑफ, वो गया। लेकिन एक्स्ट्रा पैसा घर का आपका पर्सनल असेट हम लोग मांग नहीं सकते, नहीं मेरा जाएगा। एंड इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बीजीटी को अगर मुझे एक्सपांड करना होगा तो मैं एक कंपनी में कन्वर्ट करूंगा उसको, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो मेरे पर्सनल असेट प्रोटेक्टेड रहेगी, मेरा पर्सनल गोल्ड, मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेंगे। मैंने जो कंपनी में 50 लाख 60 लाख इन्वेस्ट किए वो चले जाएंगे, लेकिन मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहेगी, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। फिर आता है कॉमन सील, ये होता है कंपनी का थप्पा। ये आपने देखा होगा, ये सील होता है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, तो फिर उस डॉक्यूमेंट पे बीजीटी का ऐसे डॉक्यूमेंट पे स्टैंप लगेगा, और बिना स्टैंप के वो वैलिड नहीं होगा बेटा, डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। क्योंकि देखो, सिग्नेचर तो करनी पड़ेगी ना। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर कैसे करेगी, तो कंपनी का स्टैंप लगाया जाएगा जिस पर बीजीटी वगैरह एनग्रेव्ड होगा, है ना, बीजीटी क्लासेस, तो वो थप्पा लगेगा, फिर वो स्टैंप लगेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट पे उसका स्टैंप होगा तो ही वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। इसी के लिए तो हम लोग कंपनी खोल रहे हैं, क्योंकि हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज्ड। जितना आपने शेयर्स खरीदा है या जितनी आपने गारंटी दी है, उतना ही लायबिलिटी आपके ऊपर। अगर कहीं को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जैसे पार्टनरशिप के अंदर आप अपना शेयर्स किसी को भी बेच करके निकल नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो आप बिना मुझे बताए भी निकल सकते हो। प्राइवेट कंपनी में थोड़े रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दूँ, जब मैंने पब्लिक को ही शेयर्स बेच दिए, फिर तो पब्लिक आपस में किसी को भी शेयर बेचे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं होती है। जैसे रिलायंस के शेयर्स अभी काफ़ी सारे लोगों के पास हैं, वो बेचेंगे, कोई और खरीदेगा,
फिर कोई और बेचेगा, कोई और खरीदेगा, फिर कोई और बेचेगा, कोई और खरीदेगा। उससे रिलायंस को कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी खरीदें, किसी से भी बेचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ईजी हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़े से रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, जैसे मैं आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि यार बीजेटी के शेयर्स ऐसे ही किसी को मत दे देना, है ना, पता चला तुमने पता नहीं किसी को दे दिए। तो पब्लिक कंपनी में तो मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, आप किसी को भी दे सकते हैं, है ना। डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर ओनरशिप अलग है एंड मैनेजमेंट अलग है। मैं भी एक प्रोफेशनल सीईओ को अपॉइंट करूँगा, ऐसे सीईओ को अपॉइंट करूँगा जो पीडब्ल्यू के अंदर काम कर चुका है, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स के साथ काम कर चुका है, जो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ काम कर चुका है, जो बड़े बड़े लेवल पे काम कर चुका है। वैसे सीईओ को मैं अपने पास ले लूँगा और उसे कहूँगा कि पूरा मैनेजमेंट तू कर, मेरी कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी तेरी। हो सकता है इन फ्यूचर आप में से कोई बहुत बड़ा सीईओ बन जाए और फिर मैं उसको बोलूँ कि बेटा तू मुझे भी मेरे कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में मेरी मदद कर। तो ओनर्स अलग हो जाएंगे, भाई हमारी ओनरशिप है, लेकिन मैनेजमेंट पूरा किसको दे देंगे अपन, एक प्रोफेशनल सीईओस को दे देंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दे देंगे, जो हमसे भी अच्छा चलाएंगे, है ना। फिर है नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर चेंज हो चुके हैं, आप लोग कमेंट में लिख करके बताइए कितने मैक्सिमम नंबर्स हो चुके हैं। ये पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही है, हाँ आप लोग पार्टनरशिप का भी लिख सकते हैं मैक्सिमम मेंबर्स, एंड कंपनी के भी मैक्सिमम मेंबर्स आप लोग लिख सकते हैं प्राइवेट कंपनी के। पब्लिक कंपनी के तो अनलिमिटेड, जब हम लोग पब्लिक कंपनी में बीजेटी को कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक कोई भी खरीद सकता है बीजेटी के शेयर्स, कोई रोक टोक नहीं होगी उस टाइम पर। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, बेटा हमारे एक्शन इंडियन कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल, ये 2 कंपनीज के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। जब हम लोग कंपनी को रजिस्टर करते हैं ना, तो एमओए एओए करके 2 आर्टिकल होते हैं, वो 2 आर्टिकल अपन को, मतलब 2 ये डॉक्यूमेंट अपन को प्रिपेयर करने होते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही अपनी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो हमें इन तीनों डॉक्यूमेंट, ये तो एक्ट है बेटा, ये तो कानून है, एसीटी एक्ट है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बियॉन्ड हमने कुछ भी किया तो अपराध माना जाएगा, कानूनन जुर्म माना जाएगा। तो जो एक्ट के अंदर लिखा है वो फॉलो करना ही पड़ता है ना। फिर वाइंडिंग अप, अगर आपको बंद करना है तो कंपनीज एक्ट द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी शुरू हुई थी लॉ द्वारा तो हमारी कंपनी क्लोज भी हो सकती है लॉ द्वारा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट कानून ने दिया है तो डेथ सर्टिफिकेट भी वही देंगे। बात समझ में आ रही? तो देखो हम लोग कंपनी के अंदर हमको 2 तरह की कंपनी के चॉइस मिलते हैं, एक तो प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। बेटा मैं सेक्टर की बात नहीं कर रहा, देखो कंपनी लिखा है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सेक्टर का मतलब तो गवर्नमेंट हो जाता है, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट हो जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम गवर्नमेंट तो है ही नहीं। हमारे पास कंपनी के तौर पे 2 है ऑप्शन, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी अगर हम करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम मैंने आपसे कहा है कि आप लोग कमेंट में लिख करके बताएंगे कितने हैं। रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर द शेयर, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर ट्रांसफर पे थोड़ा सा क्या रहता है, रिस्ट्रिक्शन रहता है, ऐसे ही किसी को भी आप शेयर्स हमारे बेच नहीं सकते। हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हमारे शेयर्स खरीदने के लिए, हम लोग आईपीओ नहीं निकाल सकते, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज, सब्जेक्ट टू चेंज लिखा है, ये चेंज होता रहता है, अभी 1 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट हो गई। पीवीटी लिमिटेड, किसी भी नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा हो यानी समझ जाना वो एक प्राइवेट कंपनी है। जैसे हमारा बीजीटी कॉमर्स क्लासेस अगर मैं प्राइवेट में रजिस्टर्ड करवाऊंगा तो यहाँ पर लिखा आएगा बीजीटी कॉमर्स क्लासेस पीवीटी लिमिटेड, तो पीवीटी लिमिटेड से ही समझ जाना कि अभी प्राइवेट लिमिटेड है। और जब ये पीवीटी हट जाए, सिर्फ लिमिटेड लिखा है, तो समझ जाना कि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब पब्लिक कंपनी के अंदर अच्छा आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये डेफिनेशन देखो, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी बैक बेंचर्स ने डेफिनेशन लिखी है कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है अ पब्लिक कंपनी, ध्यान से, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं है। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। यहाँ पे मेंबरशिप अनलिमिटेड हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, जिसको चाहिए उसको शेयर बेच दो, हमें कोई फर्क नहीं है। आईपीओ रेस कर सकते हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं शेयर्स के लिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख है, सब्जेक्ट टू चेंज होता रहता है। और वर्ड पीछे क्या लिखेंगे, लिमिटेड। तो अगर सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा हो समझ जाना कि ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, जबकि ये पब्लिक कंपनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब प्राइवेट कंपनी
में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस कम हैं, मतलब कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम है। पब्लिक कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बढ़ जाती है ना। प्राइवेट कंपनी के अंदर जितने रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते, उससे कई गुना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं पब्लिक कंपनी के अंदर। तो पब्लिक कंपनी के अंदर सेबी के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, है ना। बहुत झमेले होते हैं उसके अंदर। आपको अकाउंट्स भी बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट भी बहुत प्रॉपर तरीके से करवानी पड़ती है। तो पब्लिक कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है ना। प्राइवेट में इतने नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइवेट कंपनी से शुरुआत करेंगे, फिर अगर बहुत बड़े स्केल पे ले जाना होगा तो पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं ये एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि ये तो ऐसा ही कि भाई पैन नंबर लेना चाहिए, फिर करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। हाँ, ये पैन के रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि पैन क्या होता है। तो पैन एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक नंबर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, फिर आपकी कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए। अब ये सब स्टेप्स पूछते नहीं हैं, बट एक बार आप लोग पढ़ लेना इसका, तो आपको ख्याल आ जाएगा, ठीक है। वैट, सेल्स टैक्स, ये सब तो अब है नहीं, अभी जीएसटी आ चुका है, तो अभी हमें जीएसटी याद रखना है। बाकी सारे टैक्सेस तो ख़त्म हो चुके हैं, सेल्स टैक्स वगैरह, है ना। तो ये सब होता नहीं है अभी, इसीलिए इनमें से क्वेश्चंस अभी पूछने के चांसेस क्या हो गए, बहुत कम हो गए। हाँ, पैन के बारे में अभी पूछ सकते हैं, पैन क्या होता है, टेन क्या होता है, TN, है ना। तो ये TCS, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए एक 10 नंबर होता है। चलिए, तो इसमें से आपको और ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ पैन और वो याद रखना चाहिए, पैन और 10, बाकी सब तो चलता है इसमें, एक बार खाली नज़र मार लेने की। अब नेक्स्ट है हमारा HUF। बेटा देखो, अभी अपन ने कितने कवर कर लिए, सोल प्रॉपर्टीशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर 2 हो गए, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब बात करते हैं HUF। पूरा फैमिली झमेला है, पूरा फैमिली का डिस्प्यूट्स वगैरह सब इधर ही सॉल्व होता है। यहाँ पर HUF क्या है, ये इंडिया के अंदर ही है, हिंदू लॉ के अंदर आता है। इंडिया में इस तरीके के बिजनेस आपको दिखते हैं। अब HUF का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपकी कोई इनहेरिटेड बिजनेस अगर हो, भाई बाप दादाओं का बिजनेस चलाया हुआ हो और आप उसको इनहेरिट कर रहे हो, तो आप HUF के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। HUF के रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ अपने ही फायदे हैं, कुछ अपने ही नुकसान हैं, ठीक है, अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है अलग अलग HUF के 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है, दया भागा एंड मिताक्षरा। बेटा पहले ये होता था कि अगर कोई भी मेल मेंबर है, मतलब कि जो सीनियर मेल मेंबर है, उसको कहते हैं कर्ता। कर्ता धर्ता बिजनेस का वही है, सारे पावर्स उसके पास, सारी अथॉरिटी उसके पास। जब तक वो है, सारा कंट्रोल बिजनेस का कर्ता के पास रहता है, सबसे एल्डेस्ट बंदे के पास रहता है, मेल मेंबर। उसके जाने के बाद उनके बेटे में को ये पूरा दे दिया जाता है। HUF के फिर ओनर वो बनते हैं, जो सेकंड एल्डेस्ट होते हैं, फिर वो बनते हैं HUF के कर्ता, और ये ऐसे सक्सेसर चलता जाता है। अब पहले क्या सिस्टम होता था इंडिया के अंदर, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, फैमिली प्रॉपर्टीज़ में जो हिस्सा होता था, उसमें सिर्फ मेल चाइल्ड का हक होता था। लेकिन अब पूरे इंडिया के अंदर ये नया रूल किया गया है कि अब मेल एंड फीमेल बोथ हैव इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी में पहले सिर्फ लड़कों का हक होता था, लेकिन अभी विमेन एम्पावरमेंट के थ्रू फीमेल्स को भी सेम राइट दिया जाता है। तो अगर कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस पर दोनों का हक रहता है, मेल एंड फीमेल दोनों का हक रहता है। तो जितने भी फीमेल्स देख रहे हैं, आपका भी हक है आपकी प्रॉपर्टी से, मांगना मत अभी, हाँ, नहीं तो बोलेंगे कि कहाँ से पढ़ के आ रहे हो ये सब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HUF की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पहला क्रिएशन होता है हिंदू लॉ के अंदर। बेटा ये इंडिया के अंदर ही वैलिड है। अब कोई और कंट्री में जाओगे, बोलोगे हमको HUF के अंदर हमारा बिजनेस चलाना है, तो वहाँ पे ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया में ही ऐसा सब है। मेंबरशिप यहाँ पर मिलती है बाय बर्थ। कोई भी आउटसाइडर बिजनेस में आ नहीं सकता है। अगर आप कहोगे कि सर आपके कोई HUF बिजनेस है, उसमें मैं आ सकता हूँ क्या, बेटा नहीं आ सकते आप, क्योंकि सिर्फ मेंबर कैसे बनते हैं यहाँ पर, बाय बर्थ। तो अगर कोई यहाँ पर पैदा हुआ तो वो HUF का मेंबर बन गया। छोटे सेठ जी, छोटी सेठानी जी पैदा होते ही मेंबर बन गए HUF के, पैदा होते ही इतने करोड़ों के तुम वारिश बन गए, है ना। मैनेजमेंट मैंने आपको जैसे बताया, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का, उसे हम लोग कहते हैं कर्ता। उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, और बाकी के मेल मेंबर्स को कहा जाता है को पार्टनर्स।
जो बाहर के साथ इतना डील नहीं कर पाते। कर्ता ने बोल दिया बात खत्म हो गई, कर्ता ने डील कर दिया बात फिनिश। माहेशमती साम्राज्य वैसा बेटा, एक बार जो हुक्म हो गया उससे हो गया, है ना, फिर उसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। लायबिलिटी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जो सबसे मेन करता है ना, जो सीनियर मोस्ट मेंबर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, और बाकी के सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। लेकिन प्रॉपर्टी में तो सबका हक है, जॉइंटली प्रॉपर्टी तो सबकी है ना, सिर्फ एक मेल मेंबर की थोड़ी है, प्रॉपर्टी सबकी है, तो सबका राइट तो है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन पावर, डिसीजन लेने का पावर, कंट्रोल किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ कर्ता के पास है ना। यहाँ पर एक ये भी है कि अगर आपने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी अगर अपने नाम पर कोई कर रखी है तो वो सिर्फ आपकी है, लेकिन जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उस पर जितने भी पूरे हेरार्की, जितने भी फैमिली के अंदर लोग हैं, सबका राइट है। अकाउंट्स के अंदर राइट किसका है? मेंबर अदर देन कर्ता डू नॉट हैव राइट टू इंस्पेक्ट। सिर्फ कर्ता कोई राइट है, सिर्फ वही अकाउंट्स वगैरह देख सकता है, वही अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है। बाकी मेंबर्स को ये पावर नहीं है कि वो अकाउंट्स की बुक को चेक भी कर सकता है। क्या माइनर यहां पर मेंबर बन सकता है? जी हां, सिर्फ पैदा होना है घर में, पैदा हो गए तुम मेंबर बन गए। पहले तो मेल होता था लेकिन अब तो फीमेल को भी अलाउ किया गया है। डिसोल्यूशन, अगर मेल मेंबर मर जाता है, कर्ता की डेथ हो जाती है, तो अपर लिंक रिमूव हो जाती है, लेकिन जो लोअर लिंक होती है, जो बर्थ कर करके जो नए बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, वो उस लिंक में क्या हो जाते हैं? जुड़ते जाते हैं। तो ऊपर अगर कोई बूढ़ा हो गया और मर गया तो नीचे जो बच्चा है वो धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं, तो मेंबरशिप यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तो ये कर्ता थोड़े लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी, कर्ता ने जो भी डिसीजन ले लिया, कर्ता के पास पावर है, उसने जो भी डिसीजन ले लिया, बाकी के सारे मेंबर्स ऑटोमेटिकली उसके डिसीजन में शामिल हो गए। ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ एचयूएफ, ये भी जो स्टेप्स हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कैपिटल किसका होता है? एचयूएफ के अंदर मेजर कैपिटल कंट्रीब्यूशन फैमिली का ही रहता है, वो चाहे तो लोन ले सकते हैं। अब इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है, या असेट्स विच आर गिफ्टेड बाय रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, है ना। अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी असेट्स अगर आपको मिली हो तो आप एचयूएफ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक सुइटेबल नाम आपको रखना होता है, एचयूएफ के अंदर एक प्रॉपर नाम आपको रखना होता है, लेकिन वो किसी भी लॉ को वायलेट नहीं करना चाहिए, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस नाम का नहीं आना चाहिए। नाम ध्यान से सोच समझ के रखना है। एक डीड बनानी है, डीड जैसे कि हमने पार्टनरशिप में देखी थी, एक अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट एचयूएफ के अंदर भी बनाया जाता है। पैन के लिए अप्लाई कर देना पड़ता है, बैंक अकाउंट ओपन करवा देना पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑपरेटिव बिजनेस की। ये हमारा पांचवा और आखिरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये बेटा कब यूज़ करना होता है? जब आपका मोटो प्रॉफिट का नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट कमाने का मोटो, तो अभी तक तो अपन ने 4 पढ़ लिया, उसी में से कोई अपन को सेट कर देना। लेकिन अगर आप चाहते हो सोशल सर्विस करना, आप लोग का प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। जैसे यहाँ पर अमूल, गुजरात के अंदर जो अमूल है, अमूल स्टार्ट कैसे हुआ? एज अ कोऑपरेटिव। सारे फार्मर्स जो थे वो मिल्क प्रोड्यूस करते थे, लेकिन उनका मिल्क वेस्ट चला जाता था क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? सबने मिल करके एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और सबने पैसा कंट्रीब्यूट किया, सबने छोटा छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर हर मेंबर इक्वल है, कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी कैपिटल के ऊपर से भी भेदभाव नहीं है कि इसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो इसका ज़्यादा मान रखा जाए, इसने कम पैसे इन्वेस्ट किए इसको मान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। सबका इक्वल इंपॉर्टेंस रहेगा, सब अपने अपने मर्जी से कंट्रीब्यूट करेंगे पैसा, और जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट हुआ उससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अमूल। और आज देखो कितने बड़े स्केल पर अमूल चल रहा है। कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा था, सारे फार्मर्स का दूध इकट्ठा करो, एक गाड़ी में भरो, और फिर उसको दूर जगह तक ले जा सकते हैं, बेच सकते हैं। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट से चालू हुआ था, और आज देखो कितने बड़े लेवल पे अमूल एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मोटिव है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर मोटिव है मेंबर्स की हेल्प करना, है ना। अब यहाँ पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, क्या फार्मर्स को किसी ने गन पॉइंट पे मेंबर बनाया था? वहाँ पर नहीं, सब लोग वॉलंटरीली अपनी इच्छा से सबने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि फायदा सबका था, क्योंकि सबका दूध इकट्ठा होगा, फिर दूसरे शहर ले जाया जाएगा, उसको बेचा जाएगा, तो वहाँ से जो भी बेनिफिट होगा, पैसे आएंगे, वो सबको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वयं की इच्छा से, कोई जोर जबरदस्ती से किसी को मेंबर नहीं बनाया गया, पहली बात। सेकंड, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, 1 मेंबर 1 वोट दिया जाता है, पैसों के हिसाब से वोटिंग नहीं होता है। कंपनी के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने कंपनी में बात की, 10% बीजेटी का शेयर आपका है, लेकिन कंपनी में चलेगी किसकी? मेरी, क्योंकि 90% होल्डिंग तो मेरे पास है। मैं चाहूँगा तो एक्सपेंशन करूँगा, नहीं चाहूँगा तो नहीं करूँगा,
क्योंकि 90% होल्डिंग मेरे पास है। लेकिन अगर हमारा कोऑपरेटिव बिजनेस है तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग की राय लेनी पड़ेगी। उसमें अगर मैंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है तो भी कोई मतलब नहीं है। 10 लोग हैं, 10 में से अगर 6 लोग बोलते करना है तो करना है। हाँ, अब ये मत बोलना सर 5-5 लोग हो तो एक और मेंबर बना लो ताकि 6 और 5 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट हो जाता है। यहाँ पर 1 मेंबर 1 वोट दिया जाएगा, शेयर के हिसाब से वोट नहीं होगा, यहाँ पे लोगों के हिसाब से वोट होता है। सर्विस मोटिव होता है, पैसे कमाने के लिए हमने चालू ही नहीं किया। हम लोग तो मेंबर का बेनिफिट चाहते हैं, सबका भला होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। कैपिटल बहुत ही कम होता है बेटा, 1000 2-2000 5-5 रुपये कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत बड़े कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होते। जैसे मैंने बीजेटी का 10% आपसे लेने के लिए 10 लाख मांग लिया आपसे। यहाँ पे अगर कोऑपरेटिव बिजनेस ओपन करना है तो 1000 2000 5000 10,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूट करो। अच्छा, आप भी ज़्यादा नहीं करोगे, आप ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको भी कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने प्रॉफिट के लिए बिजनेस खोला ही नहीं है। हमने तो सबके सोशल बेनिफिट के लिए बिजनेस ओपन किया है। हालांकि इसको तो बिजनेस भी नहीं कह सकते, कोऑपरेटिव है, बट फिर भी ठीक है। बहुत ही मिनिमल पैसा कमाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो जाने वाला है आपको, है ना। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, कई बार कोऑपरेटिव के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग गवर्नमेंट से भी कई बार फंडिंग ले लेते हैं, गवर्नमेंट से काफ़ी सारी सब्सिडीज ले लेते हैं, तो फिर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल बढ़ जाता है कोऑपरेटिव्स के ऊपर, है ना। और आपको अपने अकाउंट्स भी, एनुअल रिपोर्ट्स भी क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करवाने पड़ते हैं। वो लोग अकाउंट्स भी देख सकते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं कोऑपरेटिव्स के भी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, सरप्लस प्रॉफिट पहली बात तो बहुत ही कम होता है, होता नहीं। अगर होता भी है तो फिर वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और हर मेंबर को पैसे 100 200 500 रुपये प्रॉफिट के देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, कोई टिफ़िन बॉक्स हो गया, वाटर बॉटल्स हो गई, ऐसा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनना चाहते। हम लोग को ऐसा है कि यार सबका भला होना चाहिए। हम लोग एक लीडर की तरह हैं जो सबका भला चाहते हैं, है ना। समझ आ रहा है आपको? तो ये थे कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिजनेस प्लान। अगर मेरे पास सिर्फ एक प्लेन कागज है या मेरे पास एक बिजनेस प्लान की पूरी फाइल है, तो शार्क्स किसको ज़्यादा फंडिंग देंगे? जिसके पास प्रॉपर प्लानिंग है, जिसके पास पूरी फाइल रेडी है। इन्वेस्टर उसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा जिसने पूरा प्लान कर रखा है, प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। उसने मार्केटिंग के बारे में प्लान कर रखा है, उसने प्रोडक्शन के बारे में प्लान कर रखा है, और सब कुछ रिटर्न है, रिटर्न फॉर्म में। मैं पूरा का पूरा एक फाइल में ले जा करके बिजनेस प्लान किसी को भी दूंगा, बैंक को दूंगा, बैंक लोन दे देगा, शार्क्स को दूंगा, शार्क इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैंने सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाया। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इस आइडिया पे काम करना चाहिए, कैफ़े खोल देते हैं चलो बहुत चलेगा। मैंने कैफ़े का A to Z सब कुछ इस प्लान के अंदर मेंशन किया है। अगर कोई भी ये मेरी फाइल चुरा ले तो बेटा पूरा का पूरा बिजनेस ओपन कर सकता है इस फाइल पढ़ के। इतना सॉलिड ये फाइल बनती है। तो बिजनेस प्लान क्या है बेटा? एक कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि एंटरप्रेन्योर प्रिपेयर करते हैं, बट ये किसी की मदद भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर को खुद को ही बनाना है, काफ़ी लोग की मदद ली जा सकती है इसके अंदर। ये एक फॉर्मली डिस्क्राइब कर रहे हैं सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट जो कि इन्वॉल्व होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो ये फॉर्मल स्टेटमेंट हो गया बेटा। इसके अंदर बिजनेस के गोल्स लिखे जाते हैं। हम क्यों ऐसा मान रहे हैं कि गोल अचीवेबल है, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतना सेल्स अचीव कर पाएंगे, वो तक लिखा होगा इसके अंदर। एंड प्लान फॉर रीचिंग दोज गोल्स, और जो हमने गोल प्लान किया है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में इतना रुपए कमाएंगे, इतना टर्नओवर करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे हम लोग कर पाएंगे, हमारे गोल्स कैसे अचीव कर पाएंगे। तो बिजनेस प्लान एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह है ना। उसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं बेटा। अगर आपने ये अच्छे से बनाया तो आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल या वायबल का मतलब होता है कि बेटा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है। क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है? टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए क्या वो अवेलेबल हो पाएगी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि फाइनेंस जो रिक्वायर्ड है क्या इतना फाइनेंस अवेलेबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें सब कुछ पता चल जाता है फिजिबिलिटी कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली ये बिजनेस प्लान जो बनाया है वो पॉसिबल है कि नहीं है इस तरीके का बिजनेस करना। दूसरा, फैसिलिटेट इन असेसिंग एंड मेकिंग प्रोविजन फॉर द बोटलनेक इन द प्रोग्रेस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया। जब आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना
तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रोविजंस रखने हैं, वो सब आपको पता चल जाएगा। थर्ड है, ये पोटेंशियल फॉर सक्सेस भी डिस्कस कर लेता है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, कितना रिस्क है इस बिजनेस के अंदर। और कई बार क्या होता है, बिजनेस प्लान बनाते बनाते हमें ये समझ में आने लगता है कि यार ये बिजनेस हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे थे कि इसके अंदर जितना फ़ायदा होगा, लेकिन उतना फ़ायदा दिख नहीं रहा है ना, पोटेंशियल दिख नहीं रहा है इतना सक्सेस का, तो कई बार लोग ड्रॉप आउट भी कर देते हैं कि भाई नहीं करना, ठीक है जाने दो। कौन लिखेगा ये प्लान? हु शुड राइट द प्लान? बेटा कोई भी, मार्केटिंग वाले लिख सकते हैं, है ना, ये सारे कवर करने होते हैं, मतलब मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, कंप्लायंस, ये सब बेटा कवर करना होता है ना। कौन लिखेगा? तो बेटा कोई भी लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योर लिख सकता है या किसी की मदद ले सकता है, किसी प्रोफेशनल की मदद ली जा सकती है, जैसे लॉयर, अकाउंटेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट, किसी की भी अपन हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो इंजीनियर्स की भी आप मदद ले सकते हो, इंटरनेट साइट्स की भी मदद ले सकते हो, तो फ्रेंड्स रिलेटिव की मदद ले सकते हो, किसी मेंटर की मदद ले सकते हो, है ना। तो मदद लेने में तो क्या है, किसी की मदद ले लो बिजनेस प्लान बनाने के अंदर। इंपॉर्टेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपको पहले तो वायबिलिटी पता चल जाती है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होंगे, लाइसेंस कौन कौन से चाहिए होंगे, लीगल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, फिर जो भी क्वेरी है, कंसर्न है, इशू है, हर एक ग्रुप के वो यहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे फाइनेंस वाले सोच रहे होंगे कि आप लोग कमाएंगे कितना, तो हमारे बिजनेस प्लान में वो भी लिखा है कि हम लोग कमाएंगे कितना, तो हर एक की ना क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाती है यहाँ पर। प्रोवाइड रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट, एक बार हम लोग खुद भी असेस कर लेंगे कि ये प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है, बिजनेस में दम है कि नहीं है, बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ग्रोथ के चांस है कि नहीं है, तो हम लोग सेल्फ इवेल्युएट भी कर लेते हैं अपने आप को ही। तो एंटरप्रेन्योर को एक सोचने का मौका मिल जाता है कि कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है, कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, उसको दूर कैसे किए जाएंगे, जो भी हर्डल्स आएंगे उसको कैसे मैं सॉर्ट करूंगा, वो सब भी उसको दिमाग में ख्याल आ जाता है। दो नॉट डिजायरेबल एट टाइम्स, बिजनेस प्लान हेल्प्स टू रियलाइज द ऑब्स्टिकल्स which cannot be avoided or overcome, suggesting to terminate the venture। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस प्लान बनाते बनाते हमें लगता है कि यार ये जो ऑब्स्टेकल है इसको मैं दूर नहीं कर सकता, इसमें गवर्नमेंट का लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी नहीं, तो छोड़ो कैंसिल करते हैं। मैं सोच रहा था ड्रोन से डिलीवरी करेंगे, बट ड्रोन का लाइसेंस मिलेगा नहीं, ड्रोन से डिलीवरी करने की परमिशन गवर्नमेंट देगी नहीं, तो मेरा ये जो बिजनेस प्लान है उसको यहीं पर ही मुझे टर्मिनेट कर देना पड़ेगा, कैंसिल कर देना पड़ेगा, पोपटलाल की तरह। एज द इन्वेस्टर लेंडर फोकसेस ऑन द 4 C's, है ना, कोई भी इन्वेस्टर लेंडर क्या वो देखता है, 4 C देखता है, क्रेडिट, कैरेक्टर, कैश फ्लो एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी क्या रखोगे, अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो वो सामने गिरवी क्या होगा, मोर्गेज क्या होगा। और ये चारों ही चीज़ें बिजनेस प्लान में नज़र आ जाती है कि लोन कितना लेना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है। तो यहाँ पर बिजनेस प्लान एक बहुत ही एडिक्वेट क्लैरिटी देता है एंटरप्रेन्योर को, इन्वेस्टर को, गवर्नमेंट को, सबको एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाती है बिजनेस प्लान पढ़ के कि एंटरप्रेन्योर आखिर करना क्या चाहता है, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहता है, कैसे वो इस बिजनेस करेगा, फंडिंग कहाँ से लाएगा, मार्केटिंग कैसे करेगा, सारी चीज़ें सब कुछ 100% इसके अंदर लिखा जाता है बिजनेस प्लान के अंदर। अगर फाइल गुम हो जाए ना बेटा, आपका पूरा बिजनेस प्लान मेरे हाथ में आ गया, कैसे करने वाले हो सब पता चल गया, है ना। अभी फॉर्मेट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से। फॉर्मेट ऑफ अ बिजनेस प्लान आता ही है और आएगा ही। 4 तरीके के होते हैं फॉर्मेट्स। आपको एक केस स्टडी दी जा सकती है और उसके अंदर आपको पूछा जा सकता है कि कौन से फॉर्मेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसके अंदर की लाइंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो एलिवेटर पिच, एलिवेटर पिच के अंदर क्या होता है, 3 मिनट की समरी होती है। अगर वर्ड आ जाए 3 मिनट समरी, समझ लेना किसकी बात हो रही है, एलिवेटर स्पीच की बात हो रही है। आपको अंदर का कंटेंट दिया होगा केस स्टडी के अंदर और आपको पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट है ये, तो कौन सा फॉर्मेट है ये, एलिवेटर स्पीच फॉर्मेट है ये। अब होता क्या है, कई बार ना शार्क्स वगैरह बहुत बिजी होते हैं, जो भी ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है कि आपका इतना बड़ा भाषण सुनने का, और उनके पास इतने सारे लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो लोग ना ऐसा करते हैं, चलो मैंने 3 मिनट दिया आपको, जब तक मैं ये लिफ्ट से 20th फ्लोर पे जा रहा हूँ 3 मिनट लगेंगे, और उस 3 मिनट के अंदर आप अपना आइडिया मुझे पिच करो। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको फर्दर डिस्कशन के लिए बुलाऊंगा, नहीं लगा तो टाटा बाय बाय। तो ये 3 मिनट की समरी आपको प्रिपेयर करनी होगी। ये 3 मिनट में ऐसा कुछ आपको बोलना होगा कि जिससे सामने वाले को इंटरेस्ट आ जाए कि यार इसका बिजनेस क्या है, ये कुछ तो अलग ही इसने बताया यार, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इसके बिजनेस के अंदर।
तो ये 3 मिनट समरी हो गई, और ये 3 मिनट में आपको आपका जादू दिखाना रहता है। तो कई बार काफ़ी सारे शोज़ के अंदर ऐसा ही होता है, 100 200 500 कंटेस्टेंट आए, आपको सिर्फ 3 मिनट दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा तो आपसे फर्दर डिस्कस करेंगे, नहीं लगा तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। तो यहाँ पर 3 मिनट समरी दी जाती है बिजनेस प्लान की। दिस इज ऑफन यूज एज अ ट्रेजर टू अवेकन द इंटरेस्ट ऑफ पोटेंशियल फंडर। अगर कोई भी पोटेंशियल फंडर होगा उसको मतलब आपको ललचाना है कि यार देखो हमारा इस तरीके का बिजनेस है, आओ। सेकंड होता है अ पीच डेक विथ ओरल नरेटिव। यहाँ पे ओरली आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन इसके साथ साथ ओरल प्रेजेंटेशन देने में आप लोग क्या करोगे, स्लाइड शो का भी पीपीटी पावर पॉइंट आप बनाओगे, है ना। तो पीछे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप अपनी, है ना, ओरली एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर ओरली एक्सप्लेन कर रहे हो तो सामने कोई क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर उस पर आपका डिस्कशन होगा, है ना। फिर इंटरेस्टेड जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होंगे वो आपकी जो रिटर्न प्रेजेंटेशन होगा वो ढंग से पढ़ेगा, और फिर उनको इंटरेस्ट लगा तो फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है रिटर्न प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है, वेल रिटर्न प्रेजेंटेशन, प्लीजिंग फॉर्मेट में होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए, बाहर वालों के लिए होता है। और जब भी बाहर वालों के लिए होती है चीज़ें तो हम काफ़ी अच्छे से सजा धजा के लिखते हैं। अभी जैसे कि आपका वाइवा था, तो आपने वाइवा के अंदर क्या करना था, आपने खुद के लिए बिजनेस प्लान नहीं बनाया था, आपने मार्क्स के लिए मतलब जो एक्सटर्नल आपके वाइवा लेने आने वाले हैं उनको प्लीज़ करने के लिए आपने बिजनेस प्लान बनाया था। तो कितना अच्छा आपने हैंड राइटिंग किया होगा, कितना सजा धजा के उसको फाइल को सजाया होगा, है ना। तो क्योंकि ये एक अच्छा प्लीजिंग लगना चाहिए, सामने वाले को अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए। और फिर एक होता है हमारे लिए इंटरनल। अब इंटरनल तो या 2-5 पन्नों में भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, अपनी डायरी में लिख दो, वो आपके लिए, वो आपको किसी बाहर वालों को बताना नहीं है। ये आपके इंटरनल प्लान है कि आप मैनेज कैसे करेंगे, आप फंड कहाँ से लाएंगे, आप माल कहाँ से खरीदेंगे, आप मशीनें कहाँ से लाएंगे, आपका खुद का इंटरनल प्लान है। ये किसी और को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक नॉर्मल बिजनेस प्लान के अंदर बेटा ये सारी चीज़ें कवर होती है, और एक एक करके अपन सब डिस्कस करेंगे। जैसा पहला होता है इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के बारे में, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो, एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है ना। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो आपके पार्टनर्स की भी डिटेल्स यहाँ के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, आप किस बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपके एंटरप्राइज का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, उसका टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस होगा, होलसेल, रिटेल, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, किस तरह का बिजनेस होगा। अगर कोई ब्रांचेस भी है क्या, भाई 5-6 ब्रांच होगी या कोई सिस्टर कंसर्न है क्या, तो वो भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लीगली आपका बिजनेस सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, कंपनी क्या है, लीगली आप उसको किस वे में चलाओगे। जैसे बीजीटी कॉमर्स क्लासेस हम लोग अभी किस वे में चला रहे हैं, याद है आपको, यस, सोल प्रोप्राइटर। एंड मैंने कहा था आपसे आगे जाकर के हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक प्राइवेट कंपनी में, और कुछ टाइम बाद हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पब्लिक कंपनी में, याद है ना। चलो फिर प्रोडक्ट की डिटेल, क्या बेचोगे, प्रोडक्ट का यूजफुल क्या है, यूटिलिटी क्या है, यूजनेस क्या है, उसकी रेंज क्या है, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, कितने तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, किस प्राइस रेंज में, किस अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट की डिज़ाइन क्या होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, आपकी प्रोडक्ट की ऐसी कोई खास बात जिससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है ना। जैसे कि कोई फ़ोन है तो उसका ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है। जैसे पहले नोकिया के फ़ोन आते थे, ड्यूरेबल आते थे, किसी के सर पे मार दो सर फूट जाएगा, लेकिन नोकिया का फ़ोन नहीं टूटता था, ऐसे ड्यूरेबल फ़ोन आते थे। तो उनकी यूएसपी थी कि भाई यार ऐसा फ़ोन बनाया हमने जो ड्यूरेबल है, मतलब सालों साल चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की क्या होती है, यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूनिक चीज़ जिससे माल ज़्यादा बिकता है। फिर आपके बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल, आपकी साइट कहाँ पर होगी, कहाँ पर लोकेटेड होगा आपका बिजनेस, मुंबई में, दिल्ली में, कहाँ पर होगा, फैक्ट्री कहाँ पर होगी, लीज पर होगी या आपकी खुद की परचेस की गई होगी या रेंट पर ली गई होगी। अगर रेंट पे ली गई है या लीज है तो कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो वो भी आप कैसे प्रोक्योर करेंगे वगैरह वगैरह इसमें होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रॉ मटेरियल इंडिजीनियस होगा, इंडिजीनियस का मतलब है कि इंडिया में बना हुआ होगा या इंपोर्ट करोगे। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा आपका, लेबर कितने तरह के लेबर आपको चाहिए होंगे। यूटिलिटीज़, कई बार ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर पानी बहुत चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए होती है, गैस की रिक्वायरमेंट होती है,
जैसे अगर मैं एक कैफ़े भी ओपन करना चाहता हूँ या एक रेस्टोरेंट भी ओपन करना चाहता हूँ तो बेटा उधर पानी भी चाहिए होगा, है ना, गैस भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। तो ये बेसिक कॉमन चीज़ है जिसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे वो सब लिखना होगा। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या करेंगे। अगर आपका कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको लिखना पड़ता है कि सीवेज किस तरीके से ट्रीट होगा, गवर्नमेंट द्वारा कैसे हम लोग वेस्ट को कैसे डंप करेंगे, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, वो सब भी लिखना होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होगा, मशीनें कितनी चाहिए होगी, कितने प्रकार की मशीन चाहिए होगी, कितने कैपेसिटी की मशीन चाहिए होगी, किस तरह की मशीन चाहिए होगी, वो सब आपको लिखना रहेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस, आपका पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, इंस्टॉल लाइसेंस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करोगे और ये टेक्नोलॉजी लोकली अवेलेबल होगी या इंपोर्ट करोगे, है ना, तो ये सब भी लिखना पड़ेगा। कितने शिफ्ट्स में आप अपने बिजनेस को रन करोगे, तो ये सब हो गया बिजनेस के बारे में। उसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान के अंदर 3 तरीके के होते हैं। नो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व, भैया हम तो सिंपल ट्रेडर है या हम लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग यहाँ से माल खरीदा सस्ते रेट में, आपको महंगे रेट पे बेच दिया, हमारा काम खत्म, हम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। दूसरा होता है पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग। पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें सेमी बन के आएगी और थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर असेंबलिंग हो जाएगा या ब्रांड नेम हमारा लग जाएगा या स्टिकर हमारा लग जाएगा या थोड़ा बहुत हम उसको मॉडिफाई करके और फिर आगे सेल करेंगे, तो उसे कहते हैं पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि मैं वड़ा पाव बनाऊंगा लेकिन जो वड़ा आएगा वो कहीं और से मैन्युफैक्चर होकर आएगा, हम लोग तो सीधा सीधा क्या करेंगे, पाव लेंगे, वड़ा कहीं से बन के आ रहा है, पाव में वड़ा को डाल करके पैक करके दे दिया, तो हमारे यहाँ पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो आप लोग कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, अगर पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग है तो जो चीज़ें आप लोग बाहर से आउटसोर्स करवा रहे हैं वो कहाँ से करवाएंगे, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम वगैरह, क्यों आपने उनको चूज़ किया है, कितना पैसा लगेगा, टाइम कितना लगेगा, है ना, ये सारी चीज़ें। कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कंप्लीट खुद से ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपके बेटा प्लांट का लेआउट, कौन सी मशीन कहाँ पर प्लेस की होगी, है ना, प्रोडक्शन का पूरा लेआउट चाहिए, कितनी मशीनें कितने इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल कहाँ से लाओगे, उन सप्लायर्स के नाम लिखो, एड्रेस लिखो। फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या आएगा, बनाने में कितना खर्चा आएगा और कोई फ्यूचर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो भी स्टेट करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशनल प्लान। बेटा एग्जाम व्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान के एलिमेंट्स देखो, ये है एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान का मतलब होता है कि ऑपरेट कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कैसे, ऑपरेशंस कैसे हैंडल किए जाएंगे। जैसे मैकडी देखो, हर चीज़ वो 2 मिनट के अंदर आपको बना करके डिलीवर कर देता है, एंड ये कितने रेस्टोरेंट्स कैफ़े के अंदर जाओ, अपन ने ऑर्डर दिया 20-20, 25-25 मिनट हो जाते हैं, अपना ऑर्डर आता नहीं है। तो मैकडी का ना ऑपरेशनल प्लान बहुत अच्छा है, उन्होंने इस तरीके से पूरा सिस्टम सेट कर रखा है कि 2 से 3 मिनट के अंदर सब कुछ रेडी होकर के कस्टमर को मिल जाना चाहिए, ये उनका ऑपरेशनल प्लान। जैसे अभी काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, एप्लीकेशन है जो 10 मिनट में डिलीवर कर रहे हैं, उनका ऑपरेशनल प्लान स्ट्रांग है। कैसे ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, बैक हैंड प्रोसेस है ये पूरा, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है रूटिंग। रूटिंग एक प्रोसेस है जो कि एग्जैक्ट रूट या पाथ बताता है एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल पहले ए मशीन से होते हुए बी मशीन पे जाएगा, बी मशीन से होते हुए सी मशीन पे जाएगा, सी मशीन से होते हुए डी मशीन पे जाएगा और ऐसे करके वो टोटल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा और लास्ट पैकिंग तक का उसका लास्ट स्टेप होता है। तो रॉ मटेरियल से लेकर के एग्जैक्ट फिनिश गुड्स तक कैसे उस रॉ मटेरियल को पूरा घुमाया जाएगा। सेकेंड है स्केड्यूलिंग, हर एक चीज़ का टाइम फिक्स कर देते हैं, डे फिक्स कर देते हैं, कब एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, कब ऑपरेशन बंद करना है, सबका टाइम फिक्स। अरे इतना इनका ऑपरेशनल प्लान स्ट्रांग होता है कि ये लोग है ना इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, जैसे सफाई कब करनी है। अब बड़े बड़े होटल्स में जा कर के देखो, 5 स्टार होटल्स में, उनके सबके ना ऐसे स्केड्यूलिंग होते हैं, इतने बजे आपको वॉशरूम करना है, इतने बजे आपको लॉबी क्लीन करना है ना, वो पूरा स्केड्यूल उनका फिक्स रहता है, टाइम डेट डे के साथ में सब कुछ, और फिर उस पर साइन वगैरह भी लेते हैं कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। डिस्पैचिंग, ये प्रोसेस है इनिशिएटिंग प्रोडक्शन इन अकॉर्डेंट विद द प्री कंसीव्ड प्रोडक्शन प्लान। अब इसमें क्या होता है, डिस्पैचिंग का मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट डिस्पैच करना। जैसे ऑर्डर आया,
ऑर्डर आया तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्शन बना करके उसको डिलीवर करना है, डिस्पैचिंग। ये इंक्लूड करता है नेसेसरी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस और इंफॉर्मेशन टू वर्क पर्टेनिंग टू गिविंग प्रैक्टिकल शेप टू द प्रोडक्शन प्लान। एक ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स प्रोवाइड करना कि भाई ये इतना 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 माल रेडी कर दो, तो ये होता है डिस्पैचिंग। जैसे ही ऑर्डर आया और उसके रिलेटेड हमने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर गाइडलाइंस इशू कर दी कि भाई ये माल बनाना है, इतना इतना क्वांटिटी में बनाना है, डिस्पैचिंग चालू। फिर है फॉलोअप। आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप करना पड़ता है कि भाई क्या कितना हुआ, कैसे हुआ, इवैल्यूएट करो, कंट्रोल करो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इवैल्यूएशन के रिलेटेड है। अप्रेजल ऑफ वर्क हो गया, जो भी काम आपने किया उसका अप्रेजल। अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि देखना सही हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो प्रॉपरली प्लान फॉलो प्रोसीजर से क्या होगा, आप डिस्पैचिंग एरर एंड डिफेक्ट्स, मतलब एरर एंड डिफेक्ट्स जितने भी होते हैं काम में, उसको आप क्या कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे। पहली बात तो होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि फॉलोअप ले रहे हो ना। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो उसको आप ठीक कर दोगे। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर आप जैसे फॉलोअप लेते रहना है कि भाई हुआ कि नहीं हुआ काम, डिस्पैचिंग का बोला था, ये ऑर्डर पास हुआ कि नहीं हुआ, ऑर्डर निकला कि नहीं हुआ, ये सब फॉलोअप के अंदर आ गया। फिर इंस्पेक्शन के अंदर आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे मटेरियल को, प्रोडक्ट को। तो इट इज अ आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल, प्रोडक्ट और परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। भाई हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोग 500 ग्राम का पैकेजिंग है तो 500 ग्राम से +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हमारा लैब टेस्टिंग है, लैब के अंदर माल जाएगा, क्वालिटी चेक होगा। अगर एक अमाउंट से ज़्यादा, जैसे देखो मैगी का, मैगी की पता है आपको, बीच में स्टोरी आई थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लीड पाई गई मैगी के अंदर, है ना, तो फिर सारा उनको पूरा रिजेक्ट करना पड़ा था। तो क्वालिटी पे काफ़ी फोकस करना है, इंस्पेक्शन करते रहना है आपको, क्वालिटी सही जा रही है कि नहीं जा रही, जो हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटी है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए कि नहीं बना, इंस्पेक्शन करना। एंड लास्ट आता है शिपिंग। आपके गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चर हो गया, अब आपको गुड्स कस्टमर तक पहुंचाना है, उसको अपन कहते हैं शिपिंग। दिस इज बियॉन्ड योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ये डिस्क्राइब करेगा कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन यूनिट से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे। तो आई होप आपको एक शिपिंग तक क्लियर हुआ। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है, सर्विस बिजनेस है, क्या है। जैसे सर्विस बिजनेस के अंदर ना आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपने कोई सैलून ओपन कर दिया है, हाँ, सर्विस बिजनेस है। एजुकेशन है, सर्विस बिजनेस है। हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे आपको, हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे हैं आपको। तो आपका किस तरीके का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल है, रिटेल है, किस तरीके का है। उसके अंदर भी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो भी आपको लिखना है इसमें। किसके अंदर आ गया बेटा ये ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर दो चीज़ें आ गई, पहला मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, होलसेल क्या है, दूसरा सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो हमारी बिजनेस एंटिटी कैसी है वो भी आप हमें बताना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा अपना फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एक बिजनेस प्लान का, क्योंकि यहां पर आपको पता चलता है कि कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिए होगा, कहां से लाएंगे, सोर्सेस क्या है, पैसा फंडिंग कहां से लेंगे, हमारा खुद का पैसा होगा, बोरोड फंड होगा, क्या होगा, प्लस रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे, खर्चा कितना आएगा, प्रॉफिट कितना होगा, कैश फ्लो किस तरीके का होगा, सब कुछ। तो एक फाइनेंस प्लान क्या क्या कवर करता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, फंड्स आएंगे कहां से, फंड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग इन्वेस्ट कहां करेंगे फंड्स को, कितना कैश हमारे पास अवेलेबल है ना, और न्यू वेंचर का वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर पैसे की दिक्कत आ गई, अगर आप लोग टाइम पर सारे एक्सपेंस पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग में बिजनेस बंद हो जाएगा। किसी भी स्टार्टअप को 1-2 साल लगता है जमने में, तब तक उसको पैसा बहुत चाहिए होता है, क्योंकि 1-2 साल तक तो आपका पैसा खर्च होते ही रहना है और रेवेन्यू इतना जनरेट होता नहीं है कुछ टाइम तक। तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है 1-2 साल तक। नेक्स्ट है प्रोफोर्मा, ये सब है ना फाइनेंशियल प्लान के कंपोनेंट्स है। तो फाइनेंशियल प्लान के अंदर हमने कितने सारे प्लान होते हैं, देखो एक तो होता है इन्वेस्टमेंट प्लान।
अब यहाँ पर आपको लैंड बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए, इंस्टॉलेशन का कितना खर्चा आएगा, प्रिलिमिनरी खर्चा कितना आएगा, वर्किंग कैपिटल में कितना खर्चा होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा होगा, इन शॉर्ट कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि यार मैं एक बिज़नेस करना चाहता हूँ, मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो कोई पूछेगा ना आपसे कि भैया पैसा कितना चाहिए आपको, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, कितना पैसा चाहिए। और वो पैसा डिपेंड करता है आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट पर कि आपको लैंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इंस्टॉलेशन का खर्चा, प्रिलिमिनरी यानी स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है, वर्किंग कैपिटल, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, ये सारा पैसा मिला करके आप बताएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। दूसरा आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि पैसा आएगा कहां से, सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या आप ओनर्स फंड की तरफ जाओगे या बोरोड फंड की तरफ जाओगे। आपको हर एक का कॉस्ट कंपेयर करना पड़ता है। यहां पर कौन सा सस्ता पड़ेगा वो लेने का अपन को, किसमें रिस्क कम है वो लेने का, किसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा वो लेने का। फिर है इनकम स्टेटमेंट। यहां पर आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। हालांकि आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप आने वाले 1 साल का प्रॉफिट एस्टिमेट करोगे कि भाई आने वाले 1 साल में कितना रेवेन्यू यानी कि सेल्स जनरेट होगा, सामने कितना हमारा एक्सपेंस होगा, कॉस्ट आएगा और हमें प्रॉफिट कितना होगा। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली एडॉप्टेड टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग। आप फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हो, बिजनेस तो चालू ही नहीं हुआ आपका और आप आने वाले 1 साल की बात कर रहे हो, तो कैसे होता है। तो हम लोग कई बार मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, कई बार इंडस्ट्री की सेल्स देखते हैं, कई बार बायर के इंटेंशन की सर्वे करते हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, सिमिलर स्टार्टअप ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया था इनिशियल ईयर्स के अंदर, ट्रायल एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद पर या दूसरों पर, जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हमारा सेल्स कितना होगा और उसके ऊपर से कितना खर्चा आएगा और कितना प्रॉफिट बैठेगा, उसका एक अंदाज़ा लगाते हैं। फिर आता है कैश फ्लो। कितना कैश इन एंड कितना कैश आउट, हर महीने का ये हम लोग करेंगे। आने वाले 1, 2, 3 साल तक भी लोग करते हैं। हर महीने कितना पैसा इनफ्लो होगा, कितना पैसा आउटफ्लो होगा। अब पैसा आउटफ्लो देखो, आपको लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, सैलरी पे आउट करना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट देना है, मटेरियल का पेमेंट देना है, आपको हर तरह के एक्सपेंसेस का पे आउट करना है। अब आपका सेल्स करके अगर डेटर्स में कन्वर्ट होता है तो पैसा उनके पास से कब आएगा, तो आप हर महीने का एक कैश इनफ्लो आउटफ्लो चेक करते हो। कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिटेबल होती है लेकिन कैश की कमी आ जाती है, क्योंकि जो भी माल बिका अभी वो क्रेडिट पे बिका है, पैसे कस्टमर से लेने के बाकी है, लेकिन सामने हमें नया माल खरीदना है, हमें सामने हमारे क्रेडिटर को पे करना है, लाइट का बिल पे करना है, टेलीफोन बिल पे करना है, तो बेटा कैश तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर कैश फ्लो का एस्टिमेट करते हैं, हर महीने का कितना पैसा इन कितना पैसा आउट वो देखा जाता है। तो कैश इन एंड कैश आउट ये देखा जाएगा। उसके बाद होता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आप असेट्स और लायबिलिटी लिखते हो। जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको तो पता है बैलेंस शीट होता क्या है। तो बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ लिखी जाती है सारी असेट्स और एक तरफ लिखी जाती है सारी लायबिलिटीज। असेट्स वो होती है जो हमारे बिजनेस के लिए वैल्यूएबल चीज़ें, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब हमारे बिजनेस की क्या है, असेट्स है। ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें प्लस ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। लायबिलिटी आप समझ लीजिए, आपके ऊपर कुछ कर्जा है, कुछ उधार है, टेंशन है जो आपको रीपे करना है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ पेमेंट देने हैं तो उसे अपन कहते हैं लायबिलिटी। अगर आपने बैंक का लोन लिया है तो फ्यूचर में आपको उस बैंक के लोन का रीपेमेंट करना होगा, तो बैंक का लोन आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। अगर आपने क्रेडिट पे कोई माल खरीदा है तो आपको उसका पेमेंट देना है, अभी नहीं देना है, फ्यूचर में देना है, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। सर पे कर्जा है, उधार है, आपको कुछ पैसे रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पर आपको असेट्स और लायबिलिटी का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसे कहा जाता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। ये आने वाले जो यूनिट है उसमें हमने कवर किया है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है इतना वॉल्यूम में माल बना के बेचना कि अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो एटलीस्ट लॉस तो ना हो। यानी ब्रेक इवन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर हो। यानी आपने 1000 यूनिट बेचे, 1000 यूनिट बेच करके जो आपने कमाया वो आपका सैलरी, रेंट, ये सब पे करने में चला गया, और आप जब नेट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं तो आप जीरो स्टेट पर है, मतलब आपने कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने लॉस भी नहीं किया, इतना तो कमा ही लिया कि आप अपने बिजनेस के खर्चे पे आउट कर पाए। बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस था, चाहे वो फिक्स खर्चा ही क्यों ना हो, रेंट क्यों ना हो, इंटरेस्ट क्यों ना हो, आपने पे कर दिया, क्योंकि इतना तो कमाया था कि आप ये सब खर्चे निकाल सके। हाँ, ये है कि आपके खुद के लिए कुछ नहीं बचा। तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होता है
तो लॉस भी नहीं होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताता है मिनिमम कितना लेवल ऑफ आउटपुट आपको बनाना ही चाहिए, कितना क्वांटिटी में बना के बेचना ही है एनी हाउ, ताकि हम हमारे कॉस्ट को कवर कर सके, है ना भाई। प्रॉफिट ना हो, चलो एटलीस्ट लॉस तो नहीं होना चाहिए, इतना तो बेचना है। फिर आपको ये भी पता चलता है कि कितना आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपके प्रॉफिट पे कितना फर्क आएगा। आपको सेलिंग प्राइस सेट करने का पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि आपके प्रॉफिटेबल ऑप्शन कौन से। अगर आप 5-6 लाइन ऑफ प्रोडक्शन में डील करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट A, B, C कौन से प्रोडक्ट में आपका, ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है ब्रेक इवन से। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स। यहाँ पर आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। हम लोग सोसाइटी के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे एनवायरनमेंट के प्रति, एम्प्लॉयज़ के प्रति, लोगों के प्रति, सोसाइटी के प्रति। तो आप लोग क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग? क्या आप लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो? क्या आप लोग विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो? क्या आप लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो कि भाई बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप ही वो चीज़ बना रहे हो? या आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? लोकल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो? कुछ तो करना पड़ेगा ना आपका। यहाँ आप पूरे एरिया को ही डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे स्कूल्स आप ओपन करवा के दे रहे हो, आप सस्ते रेट में चीज़ें दे रहे हो लोगों को। कुछ तो सोसाइटी के प्रति आपका कुछ कर्तव्य बनता है। जैसे टाटा एक काफ़ी अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो काफ़ी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काफ़ी सारी कुछ चीज़ें करते हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा। तो ये होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है मैन पावर प्लानिंग। कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए। अब किस तरह से मतलब है, स्किल्ड चाहिए या अनस्किल्ड चाहिए। जैसे कि अगर आपकी कोई हाई फाई मशीन है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, तो उस पर आपको स्किलफुल बंदा चाहिए होगा। ऐसे कोई भी बंदा काम नहीं कर पाएगा उस पर। तो स्किल वाले बंदे कितने चाहिए, अनस्किल्ड बंदे कितने चाहिए, है ना। तो किस तरह के लोग चाहिए आपको। दूसरा होता है कितने चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ता है कि हमारे पास टोटल काम कितना है, एक एवरेज बंदा कितना काम कर पाता है। फिर थोड़ा बहुत आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई काम तो 2 जन का है, लेकिन अगर एक एब्सेंट रह गया तो क्या करेंगे। तो 2 की जगह आपको 3 रखने पड़ते हैं फिर, है ना, एक सब्स्टिट्यूट कर सके उस वजह से। तो अभी आपके पास प्रेजेंट एम्प्लॉय कितने हैं, टर्नओवर कितना है, लेबर कितनी जगह पर काम छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको थोड़े ज़्यादा ही लेबर रखने पड़ते हैं। अगर 3 की रिक्वायरमेंट है तो 4 रखने पड़ते हैं। फ्यूचर में आपका प्लान क्या एक्सपांशन का। अगर फ्यूचर में आप एक्सपांशन करने का सोचो तो भी आप अभी से थोड़े ज़्यादा वर्कर का प्लानिंग कर सकते हो। लाओगे कहाँ से, ये पर्सनल यानी कि आपका स्टाफ कहाँ से आएगा। तो स्टाफ की रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका सिलेक्शन कैसे करोगे, उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे, क्योंकि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, वही तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सही बंदा सही टाइम पर मिल जाना चाहिए। क्योंकि अगर बंदे नहीं है तो बेटा अपना बिजनेस तो चलेगा ही नहीं, है ना। अब आता है मार्केटिंग प्लान। ये सबसे तगड़ा प्लान है क्योंकि इसी के ऊपर अपना सेल्स टिका हुआ है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर ले, लेकिन अगर आपका मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर लोगों को पता ही नहीं आपके बारे में, तो बेटा आपका प्रोडक्ट वैसे ही नहीं बिकने वाला। तो मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बहुत ही अच्छे लेक्चर्स बनाए, बहुत ही अच्छे। आप खुद भी ये लेक्चर्स पढ़ करके आपको लगे कि नहीं सर आप जो पढ़ा रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन हमने अगर मार्केटिंग के पीछे इतना खर्चा नहीं किया है या मार्केटिंग के रिलेटेड हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो फिर सेल्स नहीं हो पाता, रेवेन्यू नहीं हो पाता, इतना हाई विजिबिलिटी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप फोकस करते हो कि हमें कहाँ पहुँचना है, हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है, हमें मार्केट में कहाँ स्टैंड करना है और हम ये कैसे कर पाएंगे। भाई अभी हमारा मार्केट के अंदर सिर्फ 2% मार्केट शेयर है, हमें 40% मार्केट शेयर करना है। मतलब कि मार्केट के अंदर 40% हमारा ही प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अगर मान लो आप एक सोप बना रहे हो तो आपको ऐसा है कि अगर लोग नहाएं तो सिर्फ हमारे ही साबुन से नहाएं। 40% 50% हमें मार्केट शेयर कवर करना है। तो ये कैसे कर पाओगे, कैसे इतना सेल्स अचीव कर पाओगे, तो उसके रिगार्डिंग आपका मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। अब मार्केटिंग प्लान के लिए कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है बिजनेस सिचुएशन एनालिसिस। अब ये देखें कि आप अभी कहाँ खड़े, अभी आपकी मार्केट में किस तरह की छवि है, अभी आपकी पर्सनल प्रोफाइल एज अ एंटरप्रेन्योर क्या है, आप कौन सी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कौन से टारगेट कस्टमर को लेकर के बैठे हो, अभी आपका मार्केट सेगमेंट क्या है, अभी आपके एक्सपर्टीज किस में है।
फिर आप ये देखो कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। क्या आप बच्चों को टारगेट करोगे, टीनेजर को टारगेट करोगे, अगर आप ओल्ड एज पीपल को टारगेट कर रहे हो, कौन है आपके टारगेट कस्टमर्स? क्या हाई इनकम ग्रुप वाले आपके टारगेट कस्टमर है या लो इनकम ग्रुप वाले आपके टारगेट कस्टमर? आपका टारगेट कस्टमर है कौन? तो वो आपको देखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा मार्केट होता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप में। कई बार जोग्राफिकली करते हैं, डेमोग्राफिकली करते हैं, है ना, कई बार कोई पर्सनालिटी ट्रेड्स के ऊपर से करते हैं, लाइफस्टाइल्स के ऊपर से करते हैं। फिर आप ये देखो कि लोगों का बाइंग सिचुएशन कैसा है, कौन से टाइम पर वो लोग खरीदते हैं, क्या यूजेज है, और आपके जो प्रोडक्ट है उसका बेनिफिट क्या है। तो देखो, हमने हमारा टारगेट मार्केट सेट करना है। टारगेट मार्केट अलग अलग हो सकता है, आप कंट्री के हिसाब से टारगेट करोगे, भाई मैं तो सिर्फ इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ गुजरात या महाराष्ट्र को टारगेट कर रहा हूँ। फिर उसके अंदर भी डेमोग्राफिक, भाई आप कौन से ग्रुप को टारगेट करो, क्या आप सिर्फ गर्ल्स के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या आप सिर्फ मेल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, या आप सिर्फ बच्चों के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, कौन सा एज ग्रुप है, फिर किस तरह के पर्सनालिटी को आप लोग क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसमें से आपको कोई भी एक सेगमेंट चूज़ करना होता है, क्योंकि जो सोचता है कि मैं हर तरीके के लोगों को बेच दूंगा, तो बेटा बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप लोग बहुत हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हो और आप बोलोगे कि देखो हमने 500 में शर्ट बना दी, ले लो, वो लेगा? नहीं लेगा यार। उसको 5,000 का 10,000 का खरीदने की आदत है, तुम उसको 500 में बना के दोगे, वो नहीं लेगा। तुम उसको बोलो 5 नहीं 6,000 का है, वो ले लेगा। तो आप कौन से ग्रुप को टारगेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर आपको करना है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हमें हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस, हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट्स है, वो सबका एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको गोल सेट करना है कि भाई हम लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा कोई भी वैग गोल सेट नहीं कर देने का कि भाई हम लोग ना 80% मार्केट शेयर कवर कर लेंगे। अरे यार, अभी 2% नहीं कर पा रहे, तुम डायरेक्ट 80% कैसे करोगे? कुछ रियलिस्टिक सोचो, कुछ अटेनेबल गोल रखो, है ना। फिर क्वांटिफाइंग द गोल। गोल कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा मार्केट शेयर कवर करना है। क्वांटिफाई करो, मेजरमेंट होना चाहिए भाई, 5% 10%, ताकि आप उसको कंपेयर कर सके। तो ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने गोल के जो कि कंपेयर हो सके। फिर सेटिंग स्टैंडर्ड टू मेजर दोज गोल्स विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर। अगर कोई गोल क्वालिटेटिव है, जैसे कि हमें क्वालिटी अच्छी देनी है, हमें सर्विस अच्छी देनी है, तो उसको भी आप क्वांटिफाई कैसे करोगे, उसको मेजर कैसे करोगे। जैसे आजकल तो रेटिंग्स ले ली जाती है कि भाई आप रेटिंग्स कर दो। अगर 1 से 5 में आपको रेटिंग्स देना, 5 सबसे अच्छा है, 1 सबसे लोएस्ट है, तो ऐसे करके कंपनी रेटिंग्स ले लेती है ना। फिर है लिमिटिंग द गोल टू अ स्पेसिफिक नंबर सो दैट देयर आर नो कियोस, नो कंफ्यूजन और नो ओवरलैपिंग। लिमिट कर दो, कुछ गोल को लिमिट कर दो, भाई अभी के लिए इतने गोल्स है, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, कियोस ना हो, कोई ओवरलैपिंग ना हो, है ना। उसके बाद आता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना, जो कि आपका मार्केटिंग वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये 4 चीज़ें पर आपको काम करना है। और इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो आपको यूनिट पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में इम्प्लीमेंट करो उस प्लान को, और मॉनिटरिंग करो कि हमने जो प्लानिंग किया है वो सक्सेसफुल जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमने सोचा था 2% से हमारा मार्केट शेयर बढ़ा के 5% कर देंगे, तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने सोचा था कि क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, और सच में लोगों को क्वालिटी इंप्रूव लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो सब आपको चेक करना रहता है। उसके बाद लास्ट 2 चीज़ें आती है, एक होता है रिस्क असेसमेंट। कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क है लिखना पड़ता है कि भाई कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इस तरह के बिजनेस करने में। दूसरा, डेवलप ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट और मिनिमाइज दोस रिस्क। अगर रिस्क है तो बेटा कई बार क्या होता है, रिस्क को हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके रिलेटेड कोई मेजर कर सकते हैं। भाई कुछ ऐसी तकनीकें अपना सकते हैं जहाँ पर वो रिस्क क्या हो जाए, कम हो जाए। अवॉइड तो नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाए। एंड लास्टली बेटा, आपको अपेंडिक्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी कस्टमर से बात की है, उनकी रिसर्च की है, उनके लेटर्स आपके पास हो, तो वो आप अटैच कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिस्ट नंबर्स वगैरह की कुछ अगर आपके पास
है ना, कॉपीज़ हो तो वो अटैच कर सकते हो, कोई प्राइमरी रिसर्च आपने किया हो तो वो अटैच कर सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया हो, कोई लीज अग्रीमेंट हो, रेंटल अग्रीमेंट हो, या किसी के साथ आपने कोई मशीन लीज पर लेने का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो तो वो आप लोग यहाँ पर अटैच कर सकते हो, या किसी से आपने कोटेशन मांगा हो तो वो अटैच कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान के अंदर होनी ही चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये पूरा यूनिट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले यूनिट के अंदर, तब तक के लिए भावेश शर्वानी साइनिंग ऑफ। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बेटा प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इस तरीके के यूनिट और भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। खूब अच्छे से पढ़ाई करो और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय।